गुड मॉर्निंग। आज अपन लास्ट क्लास में अपन ने रंध्र की संरचना के बारे में डिस्कस किया था, ऐसे ओरली पढ़ा था। आज अपन उसकी संरचना पढ़ते हैं कि भाई रंध्र की संरचना क्या होती है। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा था, रंध्र में आपके वर्गाकार द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और इन द्वार कोशिकाओं का क्या कार्य है, किस प्रकार से द्वार कोशिकाएं कार्य करती है, इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना, तो रंध्र की जो संरचना वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, रंध्र किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे अपन। तो अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रंध्र जो होते हैं, प्रत्येक रंध्र में दो वर्गाकार क्या होती है, दो वर्गाकार, ठीक है, कोशिकाएं दो वर्गाकार आकृति की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं। द्वार कोशिकाएं, ठीक है, द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, और ये द्वार कोशिकाएं जो होती है आपके इंग्लिश में से बोलते हैं गार्ड सेल कहा जाता है। आपके क्या कहा जाता है, गार्ड सेल कहा जाता है, या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। और द्वार कोशिकाएं जो होती है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, इनके बीच में क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। तो द्वार कोशिका बीच में क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। कि द्वार कोशिकाओं के मध्य एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसे रंध्रीय छिद्र कहते हैं। क्या कहा जाता है, रंध्रीय छिद्र कहा जाता है। और द्वार कोशिकाएं की भित्ति जो होती है, भीतरी भित्ति जो होती है, वो आपके क्या होती है, रंध्रीय छिद्र की ओर होती है। तो द्वार कोशिका की भीतरी भित्ति, ठीक है, जो होती है वो किस तरफ होती है, रंध्रीय छिद्र की ओर होती है, रंध्रीय छिद्र की ओर होती है। में क्या होता है, अभी क्या पढ़ा कि भाई दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो वर्गाकार किडनी शेप की होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं, जिनके अंदर रंध्र के अंदर पाई जाती है। और द्वार कोशिका में छिद्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रंध्रीय छिद्र कहते हैं, रंध्र का छिद्र कहते हैं। और द्वार कोशिका की जो भीतरी भित्ति है, मतलब जैसे तो ये भीतर वाली भित्ति जो होगी ये रंध्रीय छिद्र की ओर होगी, मतलब यहाँ छिद्र बीच में होगा और ये भीतरी भित्ति इस तरफ होगी। उसके बाद देखिए आप आगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं। इसके अलावा क्या है, और बाहर की भित्ति होती है वो क्या होती है, आपके पतली होती है, और अंदर वाली भित्ति क्या होती है, आपके मोटी होती है। कि भाई जो आपके मोटी तथा क्या होती है, अंदर वाली जो भीतरी भित्ति होगी क्या होगी आपके, ये मोटी होगी, और बाहरी भित्ति क्या होगी आपके पतली होगी। कि बाहरी भित्ति कैसे होती है, आपके पतली पाई जाती है, पतली होती है। इसके बाद देखिए आप कि जो द्वार कोशिकाएं होती है, ठीक है, कि द्वार कोशिकाएं जो होती है जब स्फीत होती है, स्फीत मतलब आपके बात की थी अपने, स्फीत का मतलब होता है फूली हुई, या ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में टर्गिड कोशिका। ठीक है, कि द्वार कोशिका जब स्फीत अवस्था में होती है या फूली हुई होती है, ठीक है, तो रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो रंध्र क्या होते हैं, खुलते हैं। रंध्र क्या होते हैं आपके, खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो रंध्र खुल जाते हैं। और जब आपके क्या होता है कि द्वार कोशिकाएं आपके स्लत अवस्था में होती है, स्लत या ऐसे कहते हैं पिचकी हुई अवस्था में होती है, तो रंध्र क्या हो जाते हैं आपके, बंद हो जाता है। रंध्र क्या हो जाते हैं आपके, बंद हो जाते हैं। तो रंध्र कब खुलेंगे, कब बंद होंगे, देखिए वापस सुन लीजिए एक बार कि भाई सबसे पहले कि भाई द्वार कोशिका की जो भीतरी भित्ति होती है वो रंध्रीय छिद्र की ओर होती है, और वो मोटी होती है। बाहर की भित्ति क्या होती है, पतली होती है। अभी डायग्राम के द्वारा बनाएंगे, उसमें चीज़ की डिस्कशन करेंगे। और द्वार कोशिका जब स्फीत अवस्था में होती है, फूली हुई अवस्था में होते हैं, तो रंध्र खुलते हैं। और जब द्वार कोशिका सरल या पिछकी होती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब देखिए इसके आगे और बात करते हैं कि भाई और क्या संरचनाएं पाई जाती है रंध्र की, ठीक है, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए आप कि वे रंध्र बंद हो जाते हैं, अभी बात हो गई लास्ट। यहाँ फिर क्या होता है, स्फीत स्थिति में क्या होता है
कि द्वार कोशिकाओं की जो बाह्य पतली भित्ति होती है वो फूलकर क्या होती है, बाहर की ओर खिंच जाती है। क्या होता है जब द्वार कोशिका किस अवस्था में होती है, स्फीत अवस्था में होती है, मतलब टर्गिड अवस्था में होती है, स्फीत अवस्था में होती है। ठीक है, कि द्वार कोशिका जब क्या होती है आपके स्फीत अवस्था में होती है, उस समय क्या होता है कि भाई स्फीत अवस्था में जब द्वार कोशिकाएं होती है तो इनके क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके रंध्र खुल जाते हैं। तो द्वार कोशिका जब स्फीत अवस्था में होती है तो बाहर की जो भित्ति, अभी पढ़ा था, बाहर की जो भित्ति कैसी होती है, पतली। तो पतली भित्ति मतलब बाहर की भित्ति, तो पतली भित्ति जो होती है वो क्या करती है आपकी, फूलकर बाहर की ओर, फूलकर क्या हो जाती है आपके, बाहर की ओर खिंच जाती है, फूलकर बाहर की ओर खिंच जाती है, बाहर की ओर खिंच जाती है। ठीक है, और जो भीतरी भित्ति होती है, जो मोटी होती है, मोटी भित्ति मतलब भीतरी भित्ति, और मोटी भित्ति जो होती है आपके, जिसे बोलो भीतरी भित्ति बोलते हैं, ये क्या करती है, थोड़ी बार खींचकर रंध्र को खोल देती है, थोड़ी बार खींचकर रंध्र को क्या कर देती है आपके, खोल देती है, रंध्र को क्या कर देती है, खोल देती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, रंध्र खुलता है। अब रंध्र बंद होते हैं क्यों होते हैं, इसके बारे में अपन तीन मत पढ़ेंगे, उसमें सर्वमान्य मत भी पढ़ेंगे, एक दो वैज्ञानिक और भी मत पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और स्लत स्थिति में, स्लत स्थिति या जैसे कहते हैं पिचकी हुई अवस्था जब होती है, तो द्वार कोशिका जो क्या होती है आपके, स्लत स्थिति में क्या होता है कि द्वार कोशिकाएं जो होती है, स्लत स्थिति में द्वार कोशिकाएं जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है, पूर्ववत मतलब पहले जैसे, ठीक है, होकर क्या कर देती है, रंध्र को बंद कर देती है। तो आपके दोनों प्रोसेस हो गया कि द्वार कोशिका जब स्फीत अवस्था में होती है तो पतली भित्ति बाहर की तरफ खींचती है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, बाहर की तरफ खींचेगी, और मोटी भित्ति वो थोड़ी सी बाहर खींचे, जिससे क्या हो जाता है, आपके रंध्र खोल जाती है। और स्लत स्थिति में द्वार कोशिका वापस पहले जैसी अवस्था में आ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि भाई द्वार कोशिका के चारों ओर स्थित जो बाह्य कोशिकाएं पाई जाती है, इन कोशिका, बाह्य त्वचा की जो कोशिका होती है, इन कोशिकाओं के अलावा एक और कोशिका पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। कि भाई सहायक कोशिकाएं पाई जाती है, और सहायक कोशिकाएं जो होती है ये आपकी द्वार कोशिकाओं के बाहर की तरफ होती है। और इनकी पत्तियों में बात करें सहायक कोशिकाओं की संख्या की, तो पत्तियों में आपके रंध्र जो होते हैं, पत्तियों में रंध्र की प्रति वर्ग सेंटीमीटर संख्या, कि भाई एक पत्ती में जो रंध्र है, कि भाई पत्तियों में रंध्र की प्रति वर्ग सेंटीमीटर संख्या कितनी रहेगी आपके, कि रंध्रों की संख्या जो है, कि पत्ती में रंध्र की प्रति वर्ग सेंटीमीटर संख्या, कि भाई एक पत्ती में रंध्र कितने होते हैं उसकी बात करें तो कम से कम 100 हो सकते हैं, मैक्सिमम 60,000 तक हो सकते हैं एक पत्ती के अंदर प्रति वर्ग सेंटीमीटर मतलब इस प्रकार से कितने होते हैं, 100 से 60,000 तक रंध्र पाए जा सकते हैं। तो ये तो होगी रंध्र की संरचना। अब रंध्र का डायग्राम बनाते हैं कि रंध्र किस पर, खुले हुए रंध्र की डायग्राम बनाएंगे, बंद होते हुए जो बंद हुआ है रंध्र उसके ऊपर डायग्राम बनाएंगे, दोनों को समझेंगे। कहाँ द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ सहायक कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ रंध्रीय छिद्र होता है, ठीक है, भीतरी भित्ति मोटी होती है, बाहर वाली भित्ति पतली होती है, ठीक है, इन सब की बात करेंगे अभी। किडनी शेप में किस प्रकार से होती है द्वार कोशिकाएं, ठीक है, और सहायक कोशिका द्वार कोशिका के किस तरफ, चारों तरफ से घेरे रखती है, इन सब की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बनाते हैं आपके एक मिनट देखिए, अभी बनाते हैं अपन इसकी संरचना की बात करते हैं। सबसे पहले आपके किडनी शेप की कोशिका बनाते हैं कि भाई ये किडनी शेप, कुछ इस प्रकार का किडनी शेप हो गया आपके, दोनों आपके द्वार कोशिका बना लेते हैं। ये द्वार कोशिकाएं होगी आपके, ठीक है, छोटी बड़ी बड़ी होगी, इसको बराबर करते हैं। देखिए बराबर बनाने की कोशिश करते हैं इनको, फिर भी एक थोड़ा सा फर्क हो गया, इसको इधर वाले से कर लेते हैं, वापस बना लेते हैं। ये द्वार कोशिका को बनाते हैं अपन बराबर। ये लगभग बराबर बन गई कि द्वार कोशिकाएं होगी, ठीक है। ये क्या है आपके दोनों, ये द्वार कोशिका गार्ड सेल्स। इसके अलावा अपन बनाए और भी कुछ, और बीच वाला ये आपके क्या हो गया,
रंध्रीय छिद्र। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें इनके अंदर क्या पाया जाता है, आपके ऐसे जल भरा होता है भाई। ये अभी क्या पढ़ रहे हैं, ये खुली हुई अवस्था है, रंध्र खुले हैं, तो रंध्र स्फीत अवस्था में ये क्या हो गया, आपके जल हो गया, H2O हो गया। और आपके इसके बाद में बात करें अपने ये बाहर कोशिका भित्ति, और अपन बना दें इसको सहायक कोशिका बनाए इसके चारों तरफ अपन। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा इसके बॉडी स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके ऐसे बन जाएगा इसके। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, स्थूल आंतरिक कोशिका भित्ति हो गए आपके। ये क्या हो गई, कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है, ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण सूचना होगी। इसमें भी क्या होता है आपके थोड़े बहुत जल की मात्रा। ये आपके रंध्र क्या हो गया, आपके खुले हुए रंध्र की अवस्था होगी। ठीक है, कि भाई रंध्र जो है आपके खुला हुआ है, और जब रंध्र बंद होता है तो उसकी भी डायग्राम बनाए, उसकी बात करें। तो रंध्र जब बंद होगा उसकी बात कर लेते हैं कि रंध्र जब बंद होता है उसकी क्या संरचना रहती है। रंध्र बंद रहता है तो रंध्रीय छिद्र जो होगा आपके, ये क्या होता है, बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल कम रंध्रीय छिद्र बनना चाहिए इसमें थोड़ा सा। इस प्रकार से हो गए पिच की व्यवस्था के अंदर। ठीक है, ये रंध्र की संरचना हो गई। ये फिर बाहर आपके चारों तरफ इसकी वापस वही संरचना सेम। ये बाह्य कोशिका भित्ति हो गई, और इसके अंदर ये आपके जो जल है वो बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, ये जल हो गया आपके, ये द्वार कोशिकाएं हो गई, और ये आपके इधर ये कोशिका भित्ति वाला, इसमें थोड़ी बहुत जल की मात्रा। तो ये आपके क्या हो गई, जो है रंध्र की संरचना हो गई कि रंध्र किस प्रकार से होता है। ये आपके अंदर जो है ये रंध्रीय छिद्र क्या हो जाता है, आपके बंद हो जाता है, द्वार रंध्र बंद हो जाता है। तो ये जो है आपके पहली स्थिति ये क्या है, किसको बता रही है कि भाई रंध्र खुला है। ठीक है, या खुला रंध्र बोल सकते हैं, की बात है। ये बंद रंध्र की संरचना है, बंद रंध्र। तो रंध्र क्या हो, क्लोज्ड हो। ये रंध्र क्या है, जब खुला हो। तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं इनमें मुख्य रूप से बनती है। ठीक है, जब द्वार रंध्र खुले होते हैं, बंद होते हैं, तो ये एक प्रकार की संरचना होगी पूरी। और इसमें जो आपके कोशिका भित्ति, इसके पास में क्या होती है, इसके सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ये सहायक कोशिका होगी दोनों के अंदर। तो सहायक कोशिका जो होती है आपके द्वार कोशिका के चारों ओर स्थित होती है, जो बाह्य त्वचा की कोशिका से थोड़ी सी क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, इसमें अलग से ऐसे बनाए, थोड़ी सी डिजाइनिंग बन जाएगी सहायक कोशिका, इस प्रकार से ही प्रेजेंट होती है। ये आपके क्या हो गई, रंध्र की संरचना हो गई। ठीक है, कि भाई ये जो आपकी चारों तरफ ये बनी हुई ना, ये आपकी भित्ति है, कोशिका भित्ति ये वाली, और ये अंदर वाली क्या है, सहायक कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये जो भित्ति बनी हुई क्या है, कोशिका भित्ति, लेकिन ये जो अंदर संरचना बनी हुई है ये सहायक कोशिकाएं, जो आपको द्वार कोशिका, ये सहायक कोशिका पूरी जो द्वार कोशिका को घेरे रखती है। तो ये भी क्या है, आपके कोशिका भित्ति ये होगी। ये आपकी जो है क्या है, सहायक कोशिका, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला अंदर वाला, ये सहायक कोशिका का है। सहायक कोशिका भी रंध्रों में अलग अलग होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 4 होती है, 3 होती है, अलग अलग। तो ये बाहर जो ये भित्ति बनी हुई है क्या है, कोशिका भित्ति है। और अंदर जो बना, ये द्वार कोशिका होगी, पूरा आपको हरे रंग का दिख रहा जो, और ब्लू लाइन के अंदर जो आपके बना हुआ है ये आपके क्या होगी, सहायक कोशिका होगी। ये खुले ओपन आपके स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, यह क्लोज स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है। इसमें इस प्रकार से अपन रंध्र की संरचना होगी। अभी अपन पढ़ा था कि कितने शेप में पाए जाते हैं, हो गया रंध्रीय छिद्र हो गया, स्फीत अवस्था में बना हुआ है। तो स्फीत अवस्था में क्या होता है, अंदर वाली भित्ति मोटी बनाए। ठीक है, तो उसको थोड़ा मोटा बना लेते हैं समझने के लिए अच्छे से। तो अंदर वाली बाहर वाली भित्ति थोड़ा पतला कर देते हैं, समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है कि अंदर वाली भित्ति है जो मोटी हो जाएगी, थोड़ा सा मोटा बना लेते हैं भाई, रिप्रेजेंट कर देते हैं। अंदर वाली भित्ति क्या होती है, थोड़ी आकार में मोटी होती है, बाहर वाली भित्ति की तुलना में मोटा बनाना अपन को बस।
ठीक है, सेम इसमें ये हो जाएगा। इस प्रकार से। तो ये मोटी भित्ति मतलब ये अपन भीतरी भित्ति बोल सकते हैं, भीतरी भित्ति, ये बाह्य भित्ति जो आपकी पतली होती है, मोटी होगी, फिर ये संरचना हो गई। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया आपके रंध्रीय संरचना का कि रंध्र किस प्रकार से होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है। ठीक है, इसके और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं अब आगे। ये तो हो गई रंध्र की संरचना कंप्लीट हो गई अपने। अब बात करते हैं अपन, नेक्स्ट हेडिंग अपने आती है कि भाई रंध्र की गति की क्रियाविधि, कि रंध्र कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, क्या क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से रंध्र बंद हो जाते हैं, क्या कारण होता है, कौन से रासायनिक पदार्थ बनते हैं जब रंध्र खुलते हैं, रात में क्या होता है, दिन में क्या होता है। इसमें 3 मत दिए गए हैं। ठीक है, कि रंध्र की क्रियाविधि को समझाने के लिए जो संबंध में जो परिकल्पनाएं की गई है वो 3 परिकल्पनाएं हैं। उसमें जो सर्वमान्य परिकल्पना है उसकी भी चर्चा करेंगे और तीनों की भी चर्चा करेंगे। एग्जाम में तीनों में से सबसे ज़्यादा तो वही है, महत्वपूर्ण चीज़ तो यही पूछे भाई सर्वमान्य परिकल्पना कौन सी है, और कभी कभार दूसरी भी पूछ सकते हैं, वो तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी हेडिंग है अब रंध्र गति की क्रियाविधि। रंध्र गति की क्रियाविधि कि रंध्र की गति किस प्रकार से होती है। ठीक है, इस गति को समझाने के लिए कितनी परिकल्पनाएं दी गई, उसमें से सबसे पहले परिकल्पना की बात करते हैं। ठीक है, 1 नंबर परिकल्पना उसकी बात करेंगे। उस परिकल्पना का नाम है मांड शर्करा परिकल्पना। मांड शर्करा परिकल्पना। ठीक है, मांड शर्करा, मांड मतलब इंग्लिश में स्टार्च बोला जाता है। इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये मत किसने दिया, तो ये जिस मत का प्रतिपादन जो है वो J.D. सायरे ने किया था 1923 के अंदर। प्रतिपादन की बात करें या किसने दिया, तो दिया था J.D. सायरे। J.D. सायरे नाम के वैज्ञानिक होते, इन्होंने दिया था। कब दिया था, 1923 के अंदर दिया था। ठीक है, 1923 के अंदर दिया था। और इन्होंने क्या बताया था, इनके अनुसार क्या है कि वे प्रकाश में, या अपन बात करें दिन में, प्रकाश तो कब होता है, दिन में होता है। प्रकाश में या दिन में क्या होता है, इनके सिद्धांत क्या कहता है कि भाई दिन के समय में क्या होता है, जो रक्षक कोशिकाएं होती है, द्वार कोशिकाएं जो होती है। ठीक है, रक्षक कोशिकाएं, द्वार कोशिका एक ही बात है। रक्षक कोशिका में क्या होता है, CO2 क्या होता है कि भाई CO2 क्या होता है कि द्वार कोशिका में दिन के समय CO2 क्या होती है, कम होती है। और CO2 कम होने के अनुसार इन्होंने ये बताया कि द्वार कोशिका में क्या हो जाती है, pH बढ़ जाती है। ठीक है, कि pH बढ़ जाती है। इससे क्या होगा कि भाई द्वार कोशिका में क्या होता है, CO2 कम होता है दिन के समय, इसलिए pH बढ़ जाती है। और उच्च pH पे क्या होता है, कोशिका में कौन सा एंजाइम सक्रिय हो जाता है कि भाई उच्च pH पर कोशिका में कौन सा, फास्फोराइलेज, फास्फोराइलेज एंजाइम क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है कि द्वार कोशिका में फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा आपके कि जो आपके मांड या स्टार्च जो होता है ये किस में बदलेगा, आपके ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में क्या होता है, बदल जाता है। जिससे द्वार कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, आपके DPD का मान, द्वार कोशिका में क्या हो जाता है, DPD का मान बढ़ जाता है। सभी क्रिया किसमें हो रही है, ये द्वार कोशिका। ठीक है, तो द्वार कोशिका में DPD का मान बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, आपके स्फीत अवस्था में आ जाती है। द्वार कोशिका किस अवस्था में जाती है, स्फीत अवस्था में, और अंदर क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ये तो हो गया रंध्र खुलने का प्रोसेस। ठीक है, वापस सुन लीजिए यहाँ तक।
मांड शर्करा या स्टार्च शुगर आपके जो परिकल्पना है, थ्योरीज हाइपोथेसिस है, ये इसका प्रतिपादन जेडी सायरे ने 1923 में किया था। इन्होंने बताया प्रकाश के समय, दिन के समय जो द्वार कोशिका, रक्षक कोशिका, गार्ड सेल्स, एक ही बात है, इनमें CO2 कम होता है। तो CO2 कम होने की वजह इन्होंने कहा कि pH बढ़ जाती है। जब pH का मान बढ़ता है तो इसमें क्या है कि आपकी द्वार कोशिका में फास्फोराइलेज नाम का एंजाइम सक्रिय हो जाता है। इस एंजाइम के सक्रिय होने की वजह से ये एंजाइम क्या करता है, जो मांड या स्टार्च जो होता है, ठीक है, अपने कार्बोहाइड्रेट के भाग है, इसको क्या कर देता है, ग्लूकोज फास्फेट में तोड़ देता है। और ग्लूकोज फास्फेट में तोड़ता है, ठीक है, कि भाई जो मांड शर्करा जो ग्लूकोज 1 फास्फेट में जो तोड़ती है, इसकी वजह से क्या होता है, द्वार कोशिका में DPD का मान बढ़ जाता है। और DPD का मान बढ़ने से द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में जाती है, स्फीत अवस्था में जाने से रंध्र खुल जाते हैं। ये तो बताया ना इसने दिन का प्रोसेस। मेन महत्वपूर्ण pH का बढ़ना, CO2 का कम होना, किसमें, द्वार कोशिकाओं, जिससे क्या होगा, pH बढ़ने से फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होगा। यह स्टार्च मांड जो होता है इसको किसमें बदल देगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। और ग्लूकोज 1 फास्फेट बनने से DPD का मान बढ़ जाएगा और द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में जाएगी और रंध्र खुल जाएंगे। ये तो दिन का प्रोसेस होगा। अब रात में क्या होगा उसकी बात करते हैं कि रात के समय क्या होता है। देखिए उसमें यह बना लेते हैं, रात का प्रोसेस जो है, रात के समय क्या होगा उसकी बात करते हैं कि भाई रात के समय में रात में या अंधेरे में क्या होगा कि रात या अंधेरे में होगा आपके कि द्वार कोशिका में CO2 की वृद्धि से क्या होता है कि रात में क्या होगा, आपके द्वार कोशिका में प्रोसेस होगा पूरा। द्वार कोशिका में क्या होगा, आपके CO2 का मान बढ़ जाएगा और CO2 बढ़ने से क्या होगा, आपके pH क्या हो जाती है, आपके अम्लीय हो जाती है। pH क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, कहने वाला कम हो जाएगी। pH अम्लीय हो जाएगी और pH अम्लीय होने की वजह से जो होता है आपके ग्लूकोज 1 फास्फेट पुनः किस में बदल जाएगा कि भाई ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है वापस मांड या स्टार्च में बदल जाएगा। मांड या किस में बदल जाएगा, स्टार्च में बदल जाएगा, जिससे क्या होगी, द्वार कोशिका किस अवस्था में जाएगी, सल्त अवस्था में जाएगी। और सल्त अवस्था में आने का मतलब क्या हो गया, रंध्र बंद हो जाएंगे, ठीक है, और रंध्र बंद हो जाते हैं। और जो सायरे के पूर्व क्या है, लॉयड ने बताया था कि द्वार कोशिका में मांड उपस्थित होता है कि भाई सायरे से पहले वैज्ञानिक हुए थे, ठीक है, सायरे से पहले कौन से वैज्ञानिक हुए थे, लॉयड ने कहा था कि भाई द्वार कोशिका में क्या होता है, आपके स्टार्च या मांड होता है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। क्या प्रोसेस रहा, वापस देख लीजिए एक बार कि भाई दिन के समय और रात के समय में जस्ट अपोजिट क्रिया होगी कि भाई दिन में CO2 कम होता है, pH बढ़ जाती है, मतलब pH सारी हो जाती है, ठीक है। और pH सारी होने की वजह से एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है फास्फोराइलेज एंजाइम बनता है, ये सक्रिय हो जाता है। एक क्या कार्य करता है, द्वार कोशिका में जो स्टार्च उपस्थित होता है, मांड होता है, इसको किसी में बदल देगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट में तोड़ देता है, जिसकी वजह से DPD का मान बढ़ जाएगा द्वार कोशिका में। और DPD का मान बढ़ने की वजह से द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। रात के समय में क्या होगा, द्वार कोशिका में CO2 कम होगा, ठीक है, सॉरी CO2 बढ़ जाएगा रात के समय में। दिन में तो क्या CO2 का उपयोग हो जाता है, रात में CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग नहीं होता है, तो CO2 बढ़ जाता है और pH क्या हो जाती है, कम या अम्लीय हो जाती है। ऐसा होने की वजह से जो आपके ग्लूकोज 1 फास्फेट होता है वापस किस में बदल जाता है, मांड में, स्टार्च में, और जिसकी वजह से कोशिका सल्त अवस्था में आ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सायरे से पहले किसने बताया था कि द्वार कोशिका में स्टार्च या आपके मांड पाया जाता है, लॉयड ने ये कथन पहले बता दिया था कि भाई द्वार कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, स्टार्च या आपके मांड पाया जाता है। ये कथन किसका था, सबसे पहले आपके लॉयड वैज्ञानिक का था। तो ये हो गई आपके क्रियाविधि किसकी, कि भाई मांड शर्करा परिकल्पना क्या है। और अगली वाली पढ़ते हैं स्टीवार्ड की परिकल्पना, उसकी बात करते हैं। फिर इसके बाद में लास्ट में पढ़ेंगे सर्वमान्य मत, ठीक है, उसकी बात करेंगे। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरे प्रकार स्टीवार्ड की परिकल्पना की बात करते हैं, ये क्या है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए स्टीवार्ड की परिकल्पना।
स्टीवार्ड ने क्या कहा था, इसकी बात करते हैं। स्टीवार्ड ने क्या किया था कि शायरी की जो परिकल्पना है इसी को आगे बढ़ाया, इसी को बढ़ावा दिया। इसने कहा कि उच्च पीएच में, कि जो पीएच क्या होती है, उच्च होती है, ठीक है, तब क्या होता है, मान का क्या होता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में क्या आगे और विश्लेषण होता है कि उच्च पीएच होगी तो क्या होगा, आपके जो है आपके स्टार्च है या मान जो है, कि मान जो है ये आगे जाके क्या करेगा, आपके ग्लूकोज 1 फास्फेट जो अभी पढ़ा था, कि अभी रात्रि के समय अपने क्रिया पढ़ी थी, ठीक है, वे दिन में पढ़ा था, मान जो होता है किस में टूटता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में टूटता है। जब क्या होती है, पीएच उच्च होती है। पीएच उच्च कब होती है, आपके दिन के समय में। तो इसने कहा था ये ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है ये आगे जाके और आपके टूटता है। तो इसने बताया कि ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है ये किस में टूटता है आगे जाके, कि ग्लूकोज 1 फास्फेट टूटता है आपके ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूट जाता है। किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूट जाएगा, और अंत में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अंत में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज जो होता है वो 6 फास्फेट जो होता है वो ग्लूकोज में, ग्लूकोज क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट व ग्लूकोज जल में ग्लूकोज 1 फास्फेट से अधिक घुलनशील होता है। क्या कहा इनका ये कथन, और क्या था इसकी बात करते देखिए कि भाई ये तो प्रोसेस ने क्या कहा था, वो प्रोसेस तो सेम ही रहता है, लेकिन जो ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है वो आगे जाके ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूट जाता है, फिर क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। और इन्होंने एक बात और बोल दी कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वह ग्लूकोज जो होता है जल में ग्लूकोज 1 फास्फेट से अधिक घुलनशील होता है। कि भाई कहने का मतलब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में अधिक जल में घुलनशील होता है। फिर इससे इन दोनों देखिए यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए, ग्लूकोज 1 फास्फेट इन दोनों की बात करें, और एक ही आपके ग्लूकोज 6 फास्फेट की बात करें, इन दोनों में घुलनशीलता जो है वो किसकी ज़्यादा है, इसकी घुलनशीलता ज़्यादा है किसकी तुलना में, ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में। किसके अंदर, जल के अंदर। तो जल में ज़्यादा घुलनशील है, जल में अधिक घुलनशील है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है वो जल में अधिक घुलनशील होता है, इसके कंपैरिजन की तुलना में। ठीक है, ये बात किसने की थी, ये आपके स्टीवर्ड ने ये बात बोल दी थी। और इससे क्या होता है कि द्वार कोशिका में कोशिका रस की सांद्रता काफ़ी बढ़ जाती है और अंदर खुल जाते हैं, और बाकी प्रोसेस सेम ही है। ये कहते हैं जैसे ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है, ये होता है जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होने की वजह से क्या हो जाता है, आपके कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। किसकी सांद्रता बढ़ जाती है, आपके कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका रस की सांद्रता या इसका मान बढ़ जाता है, और कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाने की वजह से क्या हो जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। क्या प्रोसेस था देखिए एक बार आप, कि भाई सिंपल सा प्रोसेस है इसके अंदर, कि भाई स्टीवर्ड की परिकल्पना ने क्या कहा था, सारे की जो परिकल्पना थी इसको आगे बढ़े। इन्होंने क्या, पीएच जब उच्च होती है, मान ग्लूकोज 1 फास्फेट टूटता है, तो इन्होंने बताया ग्लूकोज 1 फास्फेट आगे और टूटता है, किसने, ग्लूकोज 6 फास्फेट ने, फिर ग्लूकोज बनता है। और ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है ये इस ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में जल में अधिक घुलनशील होता है। अधिक घुलनशील होगा तो जल में अधिक घुलेगा तो जल का मान बढ़ेगा, तो जल में बढ़ेगा मान बढ़ेगा तो कोशिका रस का भी मान बढ़ेगा, या कोशिका सांद्रता बढ़ेगी, और कोशिका रस की सांद्रता बढ़ेगी तो वही डीपीटी का मान बढ़ेगा, रंध्र खुल जाएंगे। और बाकी जस्ट अपोजिट इसके कीड़ा होगी। वापस क्या होगा, रात्रि के समय ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट बनेगा, फिर मान बनेगा और रंध्र बंद हो जाएंगे। ये प्रोसेस रहता है पूरा रंध्र खुलने और बंद होने के अंदर। ठीक है, तो ये आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में जो सर्वमान्य सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे, वही सर्वमान्य सिद्धांत है वो क्या है, ठीक है, किस प्रकार से किस पर आधारित है उसकी बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।